फौजी फर्टिलाइजर के शेयर की असल वैल्यू क्या है? क्या ये शेयर इस वक्त ओवर वैल्यूड है या फिर अपनी फेयर वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है? कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस तरह कंपनी की ग्रोथ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं? तो एफएफसी को तो शरिया कंप्लायंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इससे एफएफसी को और इन्वेस्टर्स को क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं चिम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। जिस तरह के आपको पता है, 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके साथ बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स तक भी शेयर लाजमी करें। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके PSX से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड बहुत सी वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि आप उन एनालिसिस की वीडियोस को भी देखकर अपने लिए हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक नज़र हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो सेम ऐसे ही प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करने के लिए एंड मजीद ये तमाम फैसिलिटीज अवेल करने के लिए जो कि एक ही ग्रुप में आपको मिलेंगी, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड B1 बिलियनर टीम की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली तमाम फैसिलिटीज की डिटेल भी आपके सामने है, जो कि आप कोई भी फैसिलिटी हमसे अवेल कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो कि 1978 में बनी, जो कि फौजी फाउंडेशन एंड हेल्डर टोपसी दोनों का एक कलेक्टिव प्रोजेक्ट था। एंड इस टाइम पर कंपनी के मेजोरिटी शेयर्स जो हैं वो फौजी फाउंडेशन के पास है, जिसके पास अप्रोक्सीमेटली 43% की स्टेक होल्डिंग है और वही कंपनी को ओन करती है। कंपनी का पहला प्लांट 1982 में सादिकाबाद पंजाब में लगाया गया। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,70,000 टन पर ईयर थी। फिर 1993 में दूसरा प्लांट भी सादिकाबाद में इस्टेब्लिश किया गया और इस तरह कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो करती रही। और फिर 1 जुलाई 2024 से फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का मर्जर स्टार्ट हुआ फौजी फर्टिलाइजर में। एंड एट द एंड ऑफ द दिसंबर 2024 फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम टोटली मर्ज हो गई फौजी फर्टिलाइजर में, जो कि एफएफसी थी। तो अब जो एफएफसी के न्यू रिजल्ट्स आएंगे, उस रिजल्ट्स में टोटली जो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन होगी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की कैपेसिटी की, वो एफएफसी की ओवरऑल कैपेसिटी का अप्रोक्सीमेटली 32% बनेगा। तो मतलब एफएफसी का जितना रेवेन्यू आ रहा था वो तो आएगा, लेकिन आफ्टर द मर्जर ऑफ फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम इन एफएफसी, तो उनकी कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली टोटल रेवेन्यू में 32% बनेगी। एंड मजीद ये कि फौजी फर्टिलाइजर की बहुत सी कंपनीज में एंड बहुत से अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है, जो कि इस कंपनी को काफी प्रॉफिट भी अर्न करके देती है। देखिए, हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये पर्पज है कि अगर आप फ्यूचर में किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, देन आप हमारे एनालिसिस के थ्रू एक हेल्प हासिल कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, जस्ट एक एनालिसिस बेस आपके लिए हेल्प मिल सकती है कि आप फ्यूचर में डिसीजन ले सकें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी कि नहीं। फौजी फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी गैस, इसका सबसे मेजर पार्ट होता है इनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो गैस एफएफसी को मिलती है 580 MMBTU के अकॉर्डिंग, जो कि आप जानते ही हैं इफर्ट को जो गैस मिलती है उससे 2 गुना सस्ती गैस एफएफसी को मिल रही है, जिससे एफएफसी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो काफी इंक्रीज है। तो मतलब ये एक अच्छा पॉइंट एफएफसी में आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यही अच्छा पॉइंट कब खत्म हो जाए ये किसी को नहीं पता। एंड इस कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स ये हैं, लाइक सोना यूरिया ग्रैनुलर, सोना बोरोन डीएपी, सोना यूरिया जिंक कोटेड, सोना यूरिया नीम कोटेड, इसी तरह एफएफसी की एसओपी, एमओपी, सोना डीएपी, सोना जिंक एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो पाकिस्तान जिस तरह की एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान में जितने भी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज हैं उन पर टैक्स जो है वो कम से कम है। वो कम से कम इसी वजह से है क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और फार्मर्स के लिए हर प्रोडक्ट को जो कि फर्टिलाइजर की हो उसको अफोर्डेबल बनाया जाए। तो पाकिस्तान की जस्ट 5% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन फर्टिलाइजर सेक्टर पर लगती है, अदरवाइज कोई दूसरा टैक्स इन पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस ज्यादा अफोर्डेबल भी हैं। एंड फ्यूचर में भी कोई टैक्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई टैक्स लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री ही है। अगर कोई टैक्स लगता है देन इनकी प्राइस पर मेजर इफेक्ट आ सकता है, लेकिन एज सच ये कोई पॉसिबल नहीं है। तो अब एफएफसी की मेजर प्रोडक्ट यूरिया में फौजी फर्टिलाइजर का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 48% है और ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 84% कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इसके कंपटीटर एंग्रो फर्टिलाइजर को देखें तो उसका मार्केट शेयर सिर्फ 36% है और एफएफसी की प्रोडक्ट डीएपी का मार्केट शेयर 62% है और ये कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 13% कंट्रीब्यूट करता है। इसी हिसाब से फौजी फर्टिलाइजर क्लियरली मार्केट को डोमिनेट कर रहा है,
क्योंकि इसकी प्राइसेस रिलेटिवली ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो कंपनी की जो मेन प्रोडक्ट वो यूरिया ही है, जिससे कंपनी को टोटल ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। एंड सेकंड नंबर पर आती है डीएपी। अब अगर एफएफसी की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो $2 बिलियन को भी क्रॉस कर चुका है। कंपनी का एग्रीगेट फर्टिलाइजर रेवेन्यू 283 बिलियन रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले में अप्रोक्सीमेटली 26% ज़्यादा है। प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर के प्लांट साइट्स ने 2025 में 30 सितंबर तक टोटल जो एग्रीगेट यूरिया की प्रोडक्शन की वो 2,207,000 टन हासिल की है। इस प्रोडक्शन के साथ कंपनी की कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन 113% है। इसी पीरियड में कंपनी ने जो डीएपी की प्रोडक्शन की वो 622,000 टन भी अचीव की विद यूटिलाइजेशन लेवल ऑफ 128%। इसका मतलब ये है कि एफएफसी की प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी से भी ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब ये टोटल मेन कंपनी की बात होगी। अब जो कंपनी ने मजीद फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की हैं अपनी सब्सिडीज, अपनी एसोसिएटेड कंपनीज हैं, अब वहां से जो कंपनी को टोटल रेवेन्यू के बाद जो टोटल प्रॉफिट निकलता है, उसमें अगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को देखें तो उसमें 15 से 20% का जो प्रॉफिट आता है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी सब्सिडीज, उसकी एसोसिएटेड कंपनी से आता है। तो अभी हम लोगों ने कैपेसिटी को डिस्कस किया, लेकिन फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की कैपेसिटी कहाँ गई? तो वो देखते हैं। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम ने अप्रोक्सीमेटली 3 लाख टन यूरिया पर ईयर जो कैपेसिटी है एफएफसी के टोटल प्रोडक्शन में ऐड की है। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का एफएफसी में ऐड होने से कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है। प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग हुई है और रेवेन्यू में अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% तक इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन इस कंपनी को रिस्क एक ही है, गैस प्राइसेस या गवर्नमेंट पॉलिसीज इन फ्यूचर। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर थोड़ी नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें, कंपनी का जो शेयर कैपिटल और कैपिटल रिजर्व्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज वैसे नहीं देखा गया। तो ये 2 साल में तो शेयर कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व्स में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर आप इसका 6 ईयर का डाटा ही देख लें तो उसमें आपको काफी चेंज दिखेगा। एंड सेम ऐसे ही अगर हम टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज जो कि 2018 से डाटा देखें हम, जो कि 3.16 मिलियन से इंक्रीज होकर 35.6 मिलियन तक आई। तो ये टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज थी। एंड सेम ऐसे ही करंट लाइबिलिटीज 219 मिलियन है कंपनी की, जो कि लास्ट ईयर 99.9 मिलियन थी 2018। और इसके अगर टोटल नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो टोटल नॉन करंट एसेट्स कंपनी के 51.1 मिलियन 2018 में थे, जो कि इंक्रीज होकर 145 मिलियन तक आए। अब यहाँ पर ये देखें कि कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो टाइमली इंक्रीज हुए हैं, तो मतलब इसी एक अच्छा पॉइंट है। तो ये नॉन करंट एसेट्स जो है नॉन करंट लायबिलिटी से काफी ज्यादा है, तो ये एक कंपनी की अच्छी पोजीशन को जाहिर करते हैं। तो कंपनी के जो टोटल करंट एसेट्स थे वो 95.3 मिलियन जो कि 2018 में थे, इंक्रीज होकर 240 मिलियन तक आए। मतलब कंपनी की जो लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज थी वो भी इंक्रीज हुई, लेकिन कंपनी के जो टोटल करंट एसेट्स हैं वो भी इंक्रीज हुए थे। तो टोटल कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज थी उनमें ऐसा ह्यूज इंक्रीज नहीं देखा गया जितना इंक्रीज टोटल करंट एसेट्स में देखा गया। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉइंट था। एंड अगर हम कंपनी की करंट रेशियो की बात करें तो इसकी करंट रेशियो अप्रोक्सीमेटली निकल कर आती है 1.05, जो कि कंपनी की करंट रेशियो है, इतना खास नहीं है। ये सिर्फ कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज है उसको ही कवर कर रही है। लेकिन अगर हम नॉन करंट रेशियो की कंपनी की बात करें, इसके नॉन करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स को लेते हुए, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेटली निकल कर आती है 4.6। इसका मतलब है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब लॉन्ग जो नॉन करंट कंपनी की रेशियो है वो काफी बेहतर है। एंड इस टाइम पर ये कंपनी जो कि 12 ट्रेलिंग मंथ्स का अगर आप डाटा देख लें तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.50 टू 8.80 की पीई पर ट्रेड कर रही है। एंड इसके कंपैरिजन में अगर एंग्रो फर्टिलाइजर की पीई देखें तो वो 11 के आसपास है और फातिमा फर्टिलाइजर की यही पी रेशियो 7 है। और अगर एफएफसी की पीबी रेशियो की बात करें तो वो 5.39 के आसपास है। जो कि अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कंपनी की पीबी रेशियो बस ठीक है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री वाइज देख लें तो कंपनी की पीबी रेशियो में काफी इंक्रीज रखा गया और काफी अच्छी है। तो कंपनी की दोनों पीई और पीबी रेशियो में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजाफा देखा गया है, जो कंपनी की वैल्यूएशन और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि कंपनी की असल जो टोटल रेवेन्यू है वो कंपनी का 282.69 मिलियन तक है। एंड सेम ऐसे ही अगर हम इसको दूसरी कंपनी से कंपेयर करें, उसके रेवेन्यू को देखें, तो एफएफसी का जो रेवेन्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे एंग्रो फर्टिलाइजर का रेवेन्यू देख लेते हैं, जो कि 100.12 मिलियन है, जो कि एफएफसी के रेवेन्यू के मुकाबले में काफी कम है, अप्रोक्सीमेटली 1.8 टाइम्स। तो इस कंपनी का भी अगर हम लास्ट ईयर का डाटा देख लें 2018 से 2024 तक का, तो एक कंपनी को देख सकते हैं, कंपनी का जो रेवेन्यू है 105 मिलियन से इंक्रीज होकर 2018 से 373 मिलियन तक आया। तो मतलब ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। एंड सेम ऐसे ही 2023-24 के रेवेन्यू में देख ले तो इसमें काफी बूस्ट आया है।
और कंपनी के जो रेवेन्यू के बाद अगर हम कंपनी के मज़ीद एक्सपेंसेस को देखते हुए कंपनी की ईपीएस पर आते हैं और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं, तो कंपनी की जो ईपीएस निकल कर आई 2018 में वो 11.35 थी, जो कि 2018 के बाद 2024 में कंपनी की ईपीएस बनकर आई 45.49। एंड अगर हम टीटीएम की बात करें कि 12 ट्रेलिंग मंथ्स की, तो इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई। तो इस दफ़ा कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है, वो कंपनी की काफ़ी इंक्रीज़ देखी जा रही है और काफ़ी इंक्रीज़ इसमें मिलेगा। अगर हम ये बात करें तो ये कंपनी की जो ईपीएस है वो 55 प्लस ही आएगी पिछले साल के मुकाबले में, जो कि 45 थी। कंपनी के कैश फ्लो में बेसिकली पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा इंक्रीज़ देखा गया है, जो कि 123 मिलियन से इंक्रीज़ होकर 124 मिलियन तक आया। फौजी फर्टिलाइज़र ने बेसिकली 9 मंथ्स में जो अभी तक डिविडेंड अनाउंस कर दिया और शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो अप्रोक्सिमेटली 28.50 पर शेयर डिविडेंड है। तो अगर हम फौजी फर्टिलाइज़र की फेयर वैल्यू की बात करें, उसको कैलकुलेट करें, तो ये कंपनी की अप्रोक्सिमेटली फेयर वैल्यू निकल कर आती है 420 के आसपास। फेयर वैल्यू का मतलब है कि कंपनी की इंट्रिंसिक वर्थ इस लेवल के आसपास एस्टिमेट होती है। अगर मार्केट प्राइसेस से कम होती है तो इसका मतलब है कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मार्केट प्राइस ऊपर हो तो मतलब कि ओवर वैल्यूड है, लेकिन इस टाइम पर जो ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन ये ओवर वैल्यूड भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि नहीं, ये फर्दर आपने अपने एनालिसिस करने हैं। एंड वीडियो में आगे मजीद आपको फ्यूचर का भी पता चलेगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक भी हमारे लिए क्या प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। तो एफएफसी की अब लेटेस्ट अपडेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट थी, जो कि है शरिया कंप्लायंट होना। एफएफसी बेसिकली केएमआई 30 में भी इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि ये नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। एंड सेम ऐसे ही जो एफएफसी शरिया कंप्लायंट हो चुकी है। तो ये शरिया कंप्लायंट एफएफसी के होने के बहुत से फायदे हैं, जिसमें कुछ फायदे मैं अभी आपको बताता हूँ। लाइक एक्सपेंडेड इन्वेस्टर बेस, कि कंपनी जो शरिया कंप्लायंट हासिल करने के बाद एफएफसी का जो स्टॉक है, उन इन्वेस्टर्स के लिए भी एलिजिबल हो गया है, जो स्ट्रिक्टली इस्लामिक इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, जैसे इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और एथिकल इन्वेस्टर्स। एंड जिस तरह के केएमआई 30 में भी ये इंक्लूड हो चुका है, तो इन्वेस्टर्स के लिए जो कि जस्ट शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में ही ट्रेड वगैरह करते थे, उनको अब फर्टिलाइजर सेक्टर में ईफर्ड के अलावा एक मजीद अच्छी ऑप्शन अब मिल रही है, जो कि एफएफसी की सूरत में है। बेसिकली इनको शरिया कॉन्शियस इन्वेस्टर्स के लिए ये यकीन हासिल होता है कि उनकी जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक है, क्योंकि कंपनी नॉन शरिया इंडस्ट्रीज लाइक अल्कोहलिक गैम्बलिंग इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंस से दूर रहती है। अभी शरिया कंप्लायंट होने की स्टोरी स्टार्ट होती है, जो अपने उनके शरिया कंप्लायंट फंड्स हैं उनमें अपने इंस्ट्रूमेंट्स को शिफ्ट करना कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट से। तो अगर देखें तो नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स का टोटल जो एसेट्स रेशियो है कंपनी का, वो 33% बेंचमार्क से नीचे आ गया है। डेट लेवल भी कंपनी का एक्सेप्टेबल है, जो कि सिर्फ 7% ऑफ टोटल एसेट्स है, जबकि बेंचमार्क 37% है। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि एफएफसी ने मीज़ान बैंक के साथ मिलकर शरिया कंप्लायंट सप्लाई चेन फाइनेंस मॉडल लॉन्च किया, जिससे डीलर्स नेटवर्क के लिए इस्लामिक फाइनेंसिंग इंटीग्रेट हो रही है। अब यहाँ पर एफएफसी को जिस तरह के दूसरी कंपनीज को फेस करना पड़ रहा है, यहाँ पर कुछ जो हर्डल्स हैं वो कंपनी को फेस करने पड़ सकते हैं। जिस तरह के केएमआई 30 में इंक्लूड तो हो गई है, लेकिन उसमें स्टेबल रहने के लिए, उसी केएमआई 30 में इंडेक्स में रहने के लिए इसको बहुत से स्टेप्स को मजीद उठाना पड़ेगा। मतलब कि अभी एक मेजर चैलेंज जो कि बाकी है एफएफसी को फुल शरिया कंप्लायंट सर्टिफिकेशन तक ले जाने के लिए, जो कि रिजोल्व होगा नॉन शरिया कंप्लायंट इनकम से। अब बेसिकली कंपनी को अपनी नॉन कंप्लायंट इनकम, जो कि मेनली बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स है, उसको 5% थ्रेशोल्ड से नीचे लाना होगा। एफएफसी के अप्रोक्सीमेटली 65% जो ओनरशिप असली बैंक के लिमिटेड में है, जो कि खुद भी अपनी शरिया कंप्लायंट ब्रांचेस को बढ़ाने में मसरूफ है। एफएफसी पूरी कमिटमेंट के साथ अपनी फुल शरिया कंप्लायंट होने की सूरत में जा रहे हैं, जो कि कंपनी के फ्यूचर एंड इन्वेस्टर्स की अपील्स को काफी मजबूत कर देगा। अब चूंकि एफएफसी के जो प्लांट्स हैं वो फुल एफिशिएंटली एंड फुल कंप्लीटली रन कर रहे हैं, सेम ऐसे ही अब जो प्लांट्स हैं वो न्यू जो प्लांट है उसको लगाया जा रहा है, जो कि मतलब इस प्लांट को एक्सपेंड किया जा रहा है। तो इस प्लांट की जो एक्सपेंड करना है, ये भी अप्रोक्सीमेटली कंपनी का 30% जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 30% मजीद जो प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी है वो लॉन्च की जा रही है, और टोटल रेवेन्यू में मजीद 30% की कंट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स सी कि ये प्रोजेक्ट कंपनी का कब तक कंप्लीट होता है। तो अभी इन्हीं प्रोजेक्ट्स को देखते हुए कि फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम उसमें एफएफसी में मर्ज हुई, देन सेकंड शरिया कंप्लायंट स्टॉक हो गया, एंड उसके बाद थर्ड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा वो कंपनी के जो एक्सपेंशन है वो होने जा रही है। तो ये तीनों को देखते हुए अगर कंपनी के हम फ्यूचर की फेयर वैल्यू की बात करें, तो इसमें जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन एंड टोटल कंपनी के प्रॉफिट्स को देखें, तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कंपनी के निकल कर आते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी की जो फेयर वैल्यू बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 2026 से 2027 में इसकी 550 टू 600 तक की फेयर वैल्यू बनती है। एंड मजीद ये कि जिस तरह के फ्लड्स आए और फ्लड्स में ये फर्टिलाइजर सेक्टर की भी थोड़ी सी डिमांड कम हो सकती है, लेकिन ये सेक्टर कभी भी डाउन नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो
आपको ये एनालिसिस कैसे लगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाज़मी दें। आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट लाज़मी करें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि कोई भी चैनल की अपडेट आप मिस ना कर पाएँ।